वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम अपनी क्लास 12th हिस्ट्री की जो सीरीज़ कर रहे थे, और आज सीरीज़ में हमारी क्लास 7 है, चैप्टर 1 का ही। सो आज हम क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने इस चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के देखे थे। तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। बेसिकली जो भी नेक्स्ट 7 और 8 जो सीरीज और क्लासेस आएंगे, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो चांसेस हैं बोर्ड, प्री बोर्ड एंड फर्स्ट सैम में आने के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। सो आज हम देखते हैं जो क्वेश्चन है आज, वो है डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि हाउ आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशंस वे ऑफ लाइफ, उनके कल्चर के बारे में, उनके वे ऑफ लाइफ के बारे में, उनको कैसे पता चला, उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में, कैसे उन्होंने जो पास्ट की इवेंट्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया। And the first part of the question, and the second part of the question is what are the problems they had to face, which means what are the problems of interpretation faced by archaeologists. Okay, so the evidences they got, जो evidences historians को while excavating हड़प्पन sites मिला, उसके थ्रू उन्होंने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। आप कैसे किया, हाउ, वो भी बताना है। and while doing so, what problems they had to face, the interpretation for the evidences, so in of the evidences को इंटरप्रिटेट करना, उनसे इंफॉर्मेशंस को ड्राइव करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। सो देयर इज अ टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आर्कियोलॉजिस्ट ने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया, हाउ दे फाउंड अबाउट द व्हाट आर द एविडेंसेस दे फाउंड, एंड उसके बाद उन एविडेंसेस को इंटरप्रिटेट करने के लिए कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा आर्कियोलॉजिस्ट को। तो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को समझ गए। जब भी क्वेश्चंस आप पढ़ें तो जरा देखें कि क्वेश्चन कहीं कनेक्टिंग तो नहीं है एंड से, कि अगर एंड से कोई बातें, टॉपिक या क्वेश्चन कनेक्टेड है, इसका मतलब क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में है। तो क्वेश्चंस को जितने पार्ट्स में पूछा, आपको ईच एंड एवरी पार्ट का क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, और ये एक स्टैंडर्ड तरीका है क्वेश्चन के आंसर का। तो पहले हम इसका आंसर करेंगे फर्स्ट पार्ट का, कि हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में उन्हें कैसे पता चला। तो आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पाज लाइफ फ्रॉम द मटेरियल एविडेंसेस विच दे फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। ओके, सो हड़प्पन लाइफ के बारे में, हड़प्पन कल्चर लाइफ के बारे में रिकंस्ट्रक्ट, उनके बारे में पता लगाने के लिए दे यूज्ड मटेरियल एविडेंसेस which they found at different Harappan sites. These materials includes pottery, tools, ornaments, household objects, and organic materials like clothes, leather, and boots. So these were the evidences based on archaeologists tried to reconstruct the past. नेक्स्ट पॉइंट होगा, आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाइड देयर फाइंडिंग्स इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स सच एज स्टोन्स। सो व्हाट दे डिड, जो भी मटेरियल एविडेंसेस उन्हें मिले, उन मटेरियल एविडेंसेस को उन्होंने अलग अलग कैटेगरी, मतलब जो भी उन्हें फाइंडिंग्स मिले, उन्होंने उसको क्लासिफाइड किया मटेरियल्स के टर्म्स में, प्लस एक किया उन्होंने इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मटेरियल। आई थिंक आप यहाँ पे पॉइंट समझ रहे हैं। जो भी एविडेंसेस मिले हैं, लाइक पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स उनको एज एविडेंसेस मिल रहे हैं। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने देखा कि ये जो पॉटरी बन रहे हैं, टूल्स बन रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। एक तो मटेरियल के टर्म्स में उन्होंने फाइंडिंग्स की, और इस मटेरियल का फंक्शन या यूज क्या था, इस कॉन्टेक्स्ट को भी पता लगाने का उन्होंने कोशिश किया। सो they are finding in terms of materials such as stones, clay, metals, bone, ivory. So these raw materials had been used for making different types of objects in Harappan civilization. And what was and also they tried to find the function of the materials, like whether an artifacts was a tool or ornaments. Okay, so for example, ivory का कोई object बना, ivory means हाथी दांत का कोई ऑब्जेक्ट बना है, लाइक मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इस शेप में कोई ऑब्जेक्ट बना है,
तो इस शेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट बना है हाथी दांत आइवरी का, सो वेदर इट वाज एन आर्टिफैक्ट, मतलब उस समय का ये कोई एक हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट था फॉर जैसे सजाने के लिए या अ, सजाने के पर्पज में था, ज्वेलरी फॉर्म में था, और आइदर इट वाज अ टूल, या इस ऑब्जेक्ट का यूज एज अ टूल करते थे। जैसे ये आइवरी का कोई भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है, सो इसका यूज क्या था। तो एक तो इस काम में दो चीज पता लगा है कि ऑब्जेक्ट बना किस मटेरियल से और इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या था। सो दोनों को फाइंड करना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज भी था, और दैट्स हाउ दे tried to reconstruct the past events of the Harappan civilization. Archaeologists also tried to define the functions of an artifacts by connecting with the present day. Okay, so what the archaeologists did, they reconstruct past with the present day. प्रेजेंट डे के साथ उसको कनेक्ट करके, पास्ट को कनेक्ट करके उन्होंने चीजों का फंक्शन, मटेरियल्स का फंक्शन का पता लगाने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज बीड फॉर्म्स में कोई भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेगा, तो बेसिकली उसका यूज ज्वेलरी फॉर्म में होता है। स्टोन ब्लेड्स मिलेंगे, उसका टूल्स फॉर्म में प्रेजेंट डे में यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट डे में कॉइन्स का यूज हो रहा है किस फॉर्म में, स्टेट ब्लेड्स का यूज हो रहा है प्रेजेंट डे में, पॉट्स का हम कैसे यूज कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट डे में इन ऑब्जेक्ट्स का जो यूज हो रहा है उसका यूज करके उन्होंने पास्ट के साथ लिंक किया कि प्रेजेंट डे में अगर इन ऑब्जेक्ट्स का यूज जिस फॉर्म में हो रहा है, पास्ट में भी उसी फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन होगा, उसी फॉर्म में उसका यूज हो रहा होगा। सो दे दैट्स हाउ दे ट्राई टू डिफाइन द फंक्शंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स व्हिच हैड बीन फाउंड at the different Harappan sites. Okay, students, I think आपको ये point समझ में आ गया। Archaeologists also try to identify the function of artifacts by investigating the context in which the artifacts were found. So, what is the meaning of this statement? इसका मीनिंग ये है कि भाई साहब, अगर आइवरी मिला है, आइवरी का कोई ऑब्जेक्ट्स मिला है, तो ये ऑब्जेक्ट मिला कहाँ गया, एट विच प्लेस दे आर फाउंड। ये घर में, हाउस होल्ड में है, या किसी फैक्ट्री में है, ये सड़क पर फेंका हुआ मिला है, ये ड्रेन में मिला है। सो दे ट्राई टू फाइंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड, कि भाई ये कहाँ मिला है। अगर हाउस होल्ड में मिला है, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का यूज किसी और पर्पस के लिए हो रहा है। ड्रेन में मिला है, ड्रेन मतलब नाली में मिला हुआ है, सो दैट मीन ये वेस्ट रहा होगा, तभी ड्रेन्स में इसको फ्लो आउट कर दिया गया होगा। फैक्ट्रीज में मिला है, दैट मीन्स यहाँ पे फैक्ट्री होती होगी, इसका कुछ ना कुछ बनता होगा। सो they also, archaeologists also tried to investigate the context in which the artifacts were found, whether it was in house, in drain, in a grave or in a kiln. kiln मतलब भट्टी होती है, ग्रेव। ओके, सो ग्रेव में, कि ग्रेव में मिला है। अगर ग्रेव में ये आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, आइवरी के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, दैट्स मीन कि ये आफ्टर लाइफ इनका रिलीजियस बिलीफ है। सो दैट्स हाउ आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड। आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे होंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने न केवल मटेरियल एविडेंसेस को फाइंड आउट करने का उन्होंने कोशिश किया, बल्कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, उनका क्या फंक्शन रहा होगा, इन सब टर्म्स को उन्होंने यूज करके हड़प्पन सिविलाइजेशंस के कल्चर, वे ऑफ लाइफ और उनके वे ऑफ लाइफ को पता लगाने की कोशिश करी है। Archaeologists also try to consider indirect evidences for indirect. So indirect, बहुत सारे indirect evidences भी मिले हैं जिसके बारे में श्योरिटी नहीं है कि इसका यूज क्या होगा। For example, at some Harappan site, traces of cottons are found, and to found about the use of cotton and clothing, archaeologists had to depend on indirect evidence, including depiction in sculpture. What is meaning of this statement is इनडायरेक्ट एविडेंसेस। कॉटन मिला है, बहुत सारे साइट्स पे ट्रेसेस ऑफ कॉटन्स मिले हैं। अब कॉटन का यूज आज की डेट में क्या हो रहा है, कॉटन का यूज आज की डेट में हम क्लोथिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े के लिए यूज होता है, बट हमें वहां पे कुछ ऐसा कपड़े की एविडेंसेस मिले नहीं है कि भाई अब कपड़ा होगा भी तो वो मिट्टी में काफी सालों तक वो दे बिकम द पार्ट ऑफ द मड, वो उसका पार्ट बन गया होगा। सो कैसे पता लगे कि कॉटन का यूज क्या था। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस क्या थे, उन्होंने स्टोन स्टैचूज को देखे, उसमें वो कपड़े पहने हुए हैं, जैसे प्रीस्ट किंग का है, गॉडेस, मदर गॉडेस का है, सो वहां पे भी कपड़े पहने हुए हैं। तो उन
कपड़ों के डिपिक्शंस को देख के, उन स्कल्पचर्स के डिपिक्शंस को देख के उन्होंने उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये कॉटन का यूज होना हो क्लोथिंग के लिए हो रहा होगा, क्योंकि स्कल्पचर्स में डिपिक्ट है कि अ, उसमें कपड़े बनाए गए हैं तो कपड़ों का स्ट्रक्चर दिखता है। तो यही है इनडायरेक्ट एविडेंस, मतलब स्कल्पचर से हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये कॉटन का ही कपड़ा था, बट ठीक है, कपड़े पहने हुए हैं तो आज की डेट में कॉटन का यूज कपड़े के लिए हो रहा है, सो इट माइट बी पॉसिबल कि उस जमाने में भी कॉटन का यूज कपड़े के लिए हो रहा होगा। सो दैट वाज द इनडायरेक्ट एविडेंसेस। सम अदर एविडेंसेस लाइक यूज ऑफ हड़प्पन सेल्स कुडंट बी अंडरस्टूड टिल आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड इन मेसोपोटामिया। सो आपको पता होना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 the chapter number 1, Mesopotamia civilization. So Hadappans had the trade relation with Mesopotamians in a very large, at the very large scales, or in a very large quantity. Seals have been found at the different Mesopotamian sites, Hadappan seals. So जब तक हड़प्पन सील्स मेसोपोटामिया में नहीं मिला, सो स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट वर नॉट एबल टू understand what was the use of the seals. So they get to know about what was the use of the seals when they found the seal, हड़प्पन seal मेसोपोटामिया। तो स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सील्स का क्या यूज था ये तब पता चला जब मेसोपोटामिया में उनको, आर्कियोलॉजिस्ट को, हड़प्पन सील्स के बारे में हड़प्पन सील्स मिले कि हड़प्पन सील्स का यूज ट्रेड पर्पस, कम्युनिकेशन, ट्रेड में कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज होता था। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट एविडेंसेस दे यूज्ड, आर्कियोलॉजिस्ट यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। While the second part is asking ki what the problems they had to face for interpretation of the for the for the interpretation of different objects. So there are following problems of interpretation faced by archaeologists. First, early archaeologists thought that certain objects which seems unusual may have had a religious significance. लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 में देखा था कि जो अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके बारे में डेफिनेट या श्योर नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट का यूज क्या था, सो उनको उसका उन्होंने रिलीजियस सिग्निफिकेंस कंसीडर कर लिया कि ये बहुत रेयर है, ये बहुत अनयूजुअल है, अनफेमिलियर है। सो आर्कियोलॉजिस्ट कंसीडर्ड they may have had a religious significance, such as terracotta figurine of women वो regarded as mother goddess, और जो terracotta figurine of women था उन्हें मदर गॉडेस को माना गया, बट इट इज नॉट सर्टेन। बट अगेन स्टूडेंट्स ये गेस है, नॉट सर्टेन, क्योंकि वहाँ के स्क्रिप्ट्स को पढ़ा नहीं गया, आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। सो दैट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन गेस कि they that terracotta figurine of women might have been a mother goddess, but it is not certain whether Hadappans used to worship mother or goddess. So मदर गॉडेस तो कंसीडर किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, बट इट इज नॉट सर्टेन कि हड़प्पन्स उसको उसी फॉर्म में, जो जिस फॉर्म में आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि मदर गॉडेस रही होंगी, क्या उसी फॉर्म में हड़प्पन्स मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे नहीं करते थे, इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो एक प्रॉब्लम तो ये फेस करना पड़ा उन्हें। इन अदर इंस्टेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू इंटरप्रिटेट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन हड़प्पन साइट्स सच एज ग्रेट बाथ। और जो ग्रेट बाथ था उसका स्ट्रक्चर इतना ग्रैंड था, तो उसको भी इंटरप्रिटेट करना, उस स्ट्रक्चर को भी इंटरप्रिटेट करना, इट वाज नॉट वेरी इजी टास्क। उसको भी उन्होंने अनफेमिलियर था, अनयूजुअल था, सो उसको भी उन्होंने रिलीजियस सिग्निफिकेंस कंसीडर कर लिया कि इस स्ट्रक्चर का यूज किसी रिचुअल सेरेमनी और रिचुअल फेस्टिवल्स के समय ही यूज होता होगा। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट इज नॉट श्योर अबाउट द यूज ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन कोई श्योरिटी नहीं है कि ग्रेट बाथ का क्या यूज होता था, बट दे कंसीडर दैट दे मे हैव यूज फॉर रिचुअल पर्पसेस। सो स्टूडेंट्स, आप ये बात इस टॉपिक के थ्रू आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास्ट को बेस्ड ऑन डिफरेंट एविडेंस रिकंस्ट्रक्ट, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करी, और जब वो एविडेंसेस
मिल रहे थे, सो उस एविडेंस को इंटरप्रिटेट करने में भी उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सो स्टूडेंट्स, एक तो ये पार्ट हो गया क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट। उसके बाद है दूसरा, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये 8 मार्क्स में अगेन आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि डिफरेंट पीपल हैव अ कंट्रीब्यूशन in the discovery of the Harappan civilizations. So Harappan sites fell into ruin and people gradually forget about them. So over the period of time क्या हुआ कि हड़प्पन जो cities थे वो devastated हो गए और वो डिसअबैंडेंड हो गए, लोगों ने छोड़ दिया। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ, तो उसमें और पता चलेगा। सो सिटीज रूइन हो गया और पीपल धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1000 और 15 ईयर्स के बाद लोग उस जगह को भूल गए। मिलेनिया लेटर, कई सालों बाद, न्यू हैबिटेंट इनकाउंटेड स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द हड़प्पन एरा। और स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स बेसिकली रेलवे लाइंस वहाँ पे बीच रही थी, और ड्यूरिंग द रेलवे लाइंस बीच रही थी ब्रिटिश एरा में। सो वहाँ पे कुछ जब एक्सकेवेशन हुआ हड़प्पन रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो वहाँ पर फिर पता चला कि ये यहाँ पे कुछ सिविलाइजेशन के कुछ स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो वहाँ से पता चला। और ये स्टार्टिंग होता है कनिंगम से। सो कनिंगम, द सर एलेक्जेंडर कनिंगम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब इनका लिमिटेड रोल है, बट कनिंगम्स प्रेफरेंस फॉर रिटर्न रिकॉर्ड्स एज अ गाइड फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इंडियन हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो ही वॉज वेरी कीन फॉर द रिटर्न रिकॉर्ड्स। तो वो रिटर्न रिकॉर्ड्स जो मिलते हैं हड़प्पा इंडियन हिस्ट्री के, उस पर वो ज़्यादा बेस्ड थे। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, तो वो ज़्यादा उनका मानना था कि वैदिक पीरियड से पहले इंडिया में कोई भी, इंडिया का कोई भी कल्चर और इंडिया में कोई भी हैबिटेट नहीं था। सो कनिंगम वॉज वेरी लिमिटेड in terms of ancient Indian history. Main interest in early historic and later periods using Chinese Buddhist pilgrims accounts for locating early settlements. बेसिकली वही वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, और जो भी चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया में आए थे उनके जो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हीं के बेस पे उन्होंने कनिंगम ने कंसीडर किया कि इंडियन हिस्ट्री का यही टाइम पीरियड है, इससे पहले इंडियन हिस्ट्री का कोई भी टाइम पीरियड नहीं रहा है। सो कनिंगम की लिमिटेशन क्या है? हड़प्पा नॉट फिटिंग विद द कनिंगम फ्रेमवर्क ऑन इन्वेस्टिगेशन। तो कनिंगम के अकॉर्डिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो उनकी समझ के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पीरियड में इंडियन एशियंट इंडियन हिस्ट्री में फिट नहीं होता है। सो उन्होंने इसको बहुत इग्नोर किया कुछ हद तक। हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग द 19th century, but their age not realized due to Cunningham focus on a specific historical period। क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड था कि फिक्स थे। उनका मानना था कि ज़्यादा एशिया इंडिया की हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है। सो उनके अकॉर्डिंग जो भी हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे वो उनके टाइम जोन और उनके उनके जो समझ के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम में फिट नहीं हो रही थी। हड़प्पन सील्स रिसीव बाय कनिंगम बट ही फेल्ड टू प्लेस इट एक्यूरेटली इन हिस्टोरिकल टाइमलाइन। और हड़प्पन सील्स मिल गई थी उन्हीं के टाइम पीरियड में, बट उन्होंने उसको प्लेस, मतलब किसी भी हिस्टोरिकल टाइमलाइन में प्लेस करने का, मतलब उनको लगता ही नहीं था कि ये हड़प्पन बहुत ज़्यादा पुराना टाइम मतलब हो सकता है। सो एक एक लिमिटेशन इनकी ये थी। उसके बाद जो रोल ऑफ दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी, सील्स डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय लेटर आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी। सील्स जो हड़प्पन सील्स जो भी मिले उसमें कंट्रीब्यूशन दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का है। उसके बाद जॉन मार्शल ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई and he was the he was the director general of ASI, and he announced the discovery of new civilization, that was Indus Valley और हड़प्पन civilization 1920। और ये क्रोनोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग के पर्सपेक्टिव से भी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मार्शल्स बैकग्राउंड एज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। ये मार्शल वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट विद एक्सपीरियंस इन ग्रीस एंड क्रेटा। उसके बाद एम्फेसाइजेस ऑन पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ। इन्होंने जो भी एक्सकेवेशन किया हड़प्पन साइट्स थे, उसमें एक्सकेवेशन पे जो इनका फोकस था वो एवरीडे लाइफ के पैटर्न्स पे था। एवरीडे लाइफ में जो पीपल्स दे में हैव यूज्ड, जो उन्होंने यूज़ किया होगा उसके
ऊपर उनका फोकस था रेदर देन जस्ट स्पेक्टिकुलर फाइंड्स। उनका कोई प्रीशियस थिंग्स के फाइंडिंग्स पे ज़्यादा फोकस नहीं था। उनका मानना था कि एक्सकैवेशन में एवरीडे लाइफ से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अ मेजर शिफ्ट इन इंडियन आर्कियोलॉजी ड्यूरिंग मार्शल टेन्योर, और इसी क्योंकि ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनके टाइम पीरियड में जो इंडियन आर्कियोलॉजी का जो सिस्टम था वो भी काफ़ी मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ उसमें। मार्शल का मेथडोलॉजिकल क्रिटिक क्या है कि उन्होंने एक्सकेवेशन का अप्रोच उनका हॉरिजॉन्टल यूनिट्स था, यूनिफॉर्मली मेजर्ड थ्रू आउट द माउंट। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेशन में बिलीव करते थे, और ये स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर करते थे। स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है कि लेयर बाय लेयर परत हटा के हर लेयर में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे उनको डिफरेंट टाइम जोन से कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये लेयर है, ये किसी जगह की लेयर है और ये 4 लेयर है, तो इस लेयर में जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, इस लेयर में जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो डिफरेंट टाइम का होगा। ये इस लेयर में जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो डिफरेंट टाइम का होगा। ये पुराना होगा कंपैरेटिवली टू बी 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 विल बी जो बी जो होगा, बी का जो टाइम पीरियड होगा वो थोड़ा पुराना होगा ए के मुकाबले। उसके अलावा इस टाइम पीरियड में जो भी ऑब्जेक्ट्स बरीड होंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको सी मान लेते हैं, तो वो बी से ओल्डर होगा सी, ये और पुराना होगा, ये पुराना होगा। सो स्ट्रैटिग्राफी में क्या होता है, इसको निकाल के इस लेयर से जितने ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे उसको एक टाइम पीरियड का मान लेते हैं, उसको अलग टाइम पीरियड का मानेंगे, इसका अलग टाइम पीरियड। बट इस स्ट्रैटिग्राफी एक्सकेवेशन को मार्शल ने इग्नोर किया, उन्होंने हॉरिजॉन्टली प्रमोट किया, मतलब एक ग्रुप बांध दिया। ग्रुप का मतलब है कि उन्होंने एक कंसीडर कर लिया और इस आइटम में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सब उन्होंने एक ही टाइम जोन से मान लिया। सो ये इसको लेकर इनको काफ़ी इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इग्नोरिंग स्ट्रैटिग्राफी, स्ट्रैटिग्राफी को जब इग्नोर कर देते हैं तो रिजल्टेड इन ग्रुपिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ वैल्यूएबल कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। जब आप स्ट्रैटिग्राफी को मतलब परत बाय परत को लेयर को आप इग्नोर कर देते हैं तो क्या होता है, हो सकता है ना कि ये जो इस लेयर में जो भी चीज़ें होंगी वो डिफरेंट टाइम जोन से हो, 1000 ईयर्स, ये 1000 ईयर्स बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हुआ और ये 1000 ईयर पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हुआ हो। सो आप जब सबको एक ही टाइम का मान लेंगे तो इस ज़ोन से जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, इससे जो आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, आप उससे बाहर रह गए। सो स्टूडेंट्स मतलब आपको उसके बारे में कॉन्टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ये और कितना पुराना है, सबको आपने एक ही पार्ट मान लिया। सो मार्शल का एक प्रॉब्लम मतलब ये भी था। उसके बाद आर.एम. व्हीलर आते हैं, इसके ऊपर इस बार प्री बोर्ड सॉरी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। आर.एम. व्हीलर, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई फ्रॉम 1944, इंड्यूस अ शिफ्ट इन एक्सकेवेशन मेथोडोलॉजी, और उन्होंने एक्सकेवेशन मेथोडोलॉजी में चेंजेस किए एंड ही फोकस ऑन स्ट्रैटिग्राफी एक्सकेवेशन मेथोडोलॉजी रेदर देन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस पे फोकस था जॉन मार्शल का, स्ट्रैटिग्राफी पे फोकस था आर.एम. व्हीलर का। इंपॉर्टेंट अगेन फॉर एमसीक्यू पर्पस, सो ध्यान रखें। व्हीलर एंड एन एक्स आर्मी, यही क्वेश्चन था, पॉइंट 3 एमसीक्यू का क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट था ही वाज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर एंड ही एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, और एक क्वेश्चन और इसके साथ था, एंड ही emphasized on the stratigraphy excavation methodology। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था और उसका आंसर होगा R.E.M. वेलर। सो वेलर वॉज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, अप्लाइड मिलिट्री प्रिसाइजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी। और मिलिट्री प्रिसाइजन का मतलब है कि जब आप मिलिट्री में होते हैं तो स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में आप प्रिसाइज होते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो बहुत प्रिसाइज है। तो इन्होंने अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस का यूज़ करके प्रिसाइजली एक्सकेवेशन को इन्होंने प्रमोट किया। सो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ R.M. Wheeler, Marshalls, John Marshall, and Dayaram Sahni and Cunningham. Okay, students. So these were the this is a part of class 7, and that's all for today. और जो नेक्स्ट क्लास जो 8 होगी सीरीज में, हम उसको कोशिश करेंगे चैप्टर उसमें सम अप करने की। बट स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और माइट भी ये आ सकता है डिफरेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं इस क्वेश्चन को, और आप जिसको इग्नोर करते हैं एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाता है। सो रिमेंबर द पॉइंट। सो ये बहुत ईजी है, जब आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो ये आप टिप्स पे, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस आप देख लेंगे तो आपको ये टिप्स पे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि कैसे, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक के पार्ट और क्वेश्चन के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। सो नथिंग इज न्यू।
बट आपको बस वही है कि आपको सारा एक इंटरलिंक कनेक्टेड होकर पढ़ना है, और हिस्ट्री में क्या कनेक्टेड होकर आप पढ़ेंगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आप चैप्टर्स के रिगार्डिंग, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर